हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम फिर से करंट आप लोगों का शुरू कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि डेली के डेली आप लोगों को करंट दिया जाए ताकि एग्जाम टाइम में आप लोगों का काफी कुछ तैयार रहे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोमानिया के नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। उस चुनाव में निकोसोर डैन जो कट्टर दक्षिणपंथी हैं वो चुने गए हैं और इन्होंने जॉर्ज सिमियोन को हरा करके स्पष्ट जीत हासिल की है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसको हराया है, तो जॉर्ज सिमियोन को हराया है। और कौन बने हैं, तो निकोसोर डैन बने हैं। कहाँ के बने हैं, तो रोमानिया के बने हैं। और रोमानिया है कहाँ पे, ये ठीक है, मैप में भी देख लीजिएगा। और अगर हम इनको देखें तो ये इन्होंने रोमानिया में एक राजनेता ही नहीं है ये, और इसके अलावा एक गणितीय प्रतिभा और सिविल एक्टिविस्ट के रूप में भी इनको जाना जा सकता है। और इंटरनेशनल 2 बार इन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। तो ये इनकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी। और नॉर्मल सुपीरियर के मास्टर्स और पेरिस टेरा यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री भी इन्होंने प्राप्त करी है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाने वाला है। जो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन है वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो निकोसोर डैन याद रखिएगा। किसके स्थान पे ये आए हैं या इससे पहले कौन थे, तो जॉर्ज सिमियोन इसके पहले थे। बस ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और बहुत ज्यादा पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि जो है ये और क्या क्या चीजें इनके अंदर हैं, क्या ये सिर्फ राजनेता हैं, तो नहीं, गणितीय प्रतिभा और सिविल एक्टिविस्ट के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की। और भारत ने रक्षा तकनीकी में आत्मनिर्भरता की ओर जोर दिया था। इस प्रोजेक्ट के द्वारा टर्बोफैन इंजन विकसित किया गया है। और ये जो टर्बोफैन इंजन विकसित हुआ है वो हल्के जो लड़ाकू विमान होते हैं तेजस, इनमें यूज होता है। तो कावेरी इंजन जो प्रोजेक्ट है वो कावेरी नदी से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है, ये रक्षा से रिलेटेड है। और टर्बोफैन इंजन विकसित किया गया है इसके द्वारा, और इसका जो उपयोग होगा वो जो हल्के लड़ाकू विमान होंगे उसमें होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से स्वदेशी तकनीकों को लेकर के बातें की जा रही थी और उसी के तहत कावेरी इंजन के विकास को प्राथमिकता देने और तेजी लाने की मांग भी बढ़ी है। इस इंजन को आर्म्स एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता की बड़ी खोज माना गया है। और कावेरी इंजन के गैस टरबाइन रिसर्च प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा डेवलप किया गया है। अब इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। तो टरबाइन रिसर्च प्रतिष्ठान जो बेंगलुरु में है उसके द्वारा प्रतिष्ठित करा गया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी जो उपयोगिता है वो जग जाहिर हो गई थी इस वजह से। और ये जो होगा टर्बोफैन इंजन, ये जो हल्के लड़ाकू विमान होते हैं उसमें उपयोगी होते हैं, इसके लिए भी इसको ध्यान रखिएगा। तो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये कावेरी नदी से रिलेटेड नहीं है। बस किससे रिलेटेड है, ये जो है रक्षा से रिलेटेड है। और क्या चीज याद करना है, टर्बोफैन इंजन इसमें विकसित किया गया है थ्रस्ट वाला, ताकि जो हल्के लड़ाकू विमान है उनको उसमें लगाया जा सके। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियाई ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप का विचार अगर हम देखें तो पहली बार 1962 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों के दौरान इंडोनेशियाई महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष मेजर जनरल अजीत सहेल के मन में आया था या इनके द्वारा रखा गया था। और इसके बाद मोहम्मद मलेशिया के अध्यक्ष श्री
मोहम्मद गजाली शफी ने 1966 में एशियाई खेलों में, और फिर अगर 1970 में देखें तो भारत के सरदार उमराव सिंह ने ये दिया था एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए प्रस्ताव। ठीक है, तो सबसे पहले विचार किसके मन में आया? मेजर जनरल अजीत सहेल के। इसके बाद मलेशिया के मोहम्मद गजाली शफी के, और अगर भारत की बात करें तो 1970 में सरदार उमराव सिंह के मन में आया था। ये सिर्फ एक मोटी मोटी जानकारी है, ये आपसे पूछने वाले नहीं हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 26वें संस्करण में 43 देशों के 2000 से अधिक एथलेटिक्स शामिल हैं, और भारतीय एथलेटिक 5 दिवसीय प्रतियोगिता में 30 पदक स्पर्धाओं में पुरुषों के लिए 15, महिलाओं के लिए 14 और एक मिश्रित टीम भाग ले रही है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरा, महिलाओं को मौलिक अधिकार, भारत में भी जो महिलाएं हैं उनको समानता का, स्वतंत्रता का कुछ क्षेत्र में, सारे में नहीं, अधिकार प्रदान किया जाएगा। तो महिलाओं का जो मौलिक अधिकार है वो क्या है कि उनको समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया जाएगा, और जो हिंसा और भेदभाव की प्रवृत्ति हमारे समाज में चल रही है उससे कहीं ना कहीं उनको निजात मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति का स्वामित्व रखने का अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो मेन चीज क्या हो रही है कि अब वो शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और सबसे बड़ी चीज संपत्ति का स्वामित्व रखने का अधिकार इसमें शामिल होगा। यानी अगर मैके के पक्ष में देखें तो वो संपत्ति किसकी हो गई? मैके वालों की हो गई, और यहाँ कि तुम दूसरे घर की बेटी हो, और जब ये ससुराल आई तो भैया वहां भी दूसरी है कि तुम दूसरे घर से आई हो, दूसरे के घर जाओगी, दूसरे के घर आई हो, कि जो भावना है वो कहीं ना कहीं यहाँ निजात मिलेगी और आपको संपत्ति का स्वामित्व रखने का अधिकार भी मिल जाएगा। महिलाओं के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में गारंटीकृत है, जो समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं, और इससे महिलाओं को क्या मिलेगी? समानता का अधिकार मिलेगा, और जब समानता का अधिकार मिलेगा तो सशक्तिकरण तो अपने आप ही आ जाने वाला है। पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, चाहे वह शिक्षा का हो, नौकरी का हो, संपत्ति का हो या राजनीति में महिलाओं को भी उसी तरह से पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिल जाएगा। गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिल जाएगा। यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना जैसे अपराधों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। यानी अब जो है दहेज की मांग आपसे नहीं होने वाली है, जो सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति थी। अगर हम एंशियंट टाइम में देखें तो दहेज क्या था? उपहार था, और धीमे धीमे उसका विकृत रूप सामने आ गया दहेज के रूप में। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उससे मुक्ति मिलेगी, और किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त रखने का अधिकार, महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचाने का अधिकार, और ये सारे इनको अधिकार मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ये अच्छी पहल है। तो महिलाओं का मौलिक अधिकार क्या होगा? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, संपत्ति का। तो तीनों ध्यान रखिएगा, ये ही यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जनवरी 2000 पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि किसको ये अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अपर्णा सेन को। ये कहाँ की हैं? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, मैप भी आप देख सकते हो एक बारी, तो ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार द्वारा कोलकाता के प्रिया सिनेमा हॉल में आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत पहली बार हुई थी 1999 में, और 2021 में ये जो 52वां संस्करण था
सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी के अवसर पर, यानी ये जो अवार्ड दिया जाता है वो उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर दिया जाता है। और अब देखिए, पहला तो ये है कि किसको मिला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो पश्चिम बंगाल की अपर्णा सेन को मिला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब जो इसका नाम है IFFI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसका जो नाम है वो बदल करके IFFI सत्यजीत रे इफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर दिया गया है। ये दोनों आपकी न्यूज इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये भी पूछ सकते हैं कि इसका नाम बदल करके क्या किया गया है, या ये पूछा जा सकता है कि किसको मिला है, या ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की है। बस ये तीन आप ध्यान रखिएगा, और इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले शुरुआत कब हुई है ये पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये तो याद ही रहने वाला है, ठीक है। नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम ने ये जानकारी दी है। उन्होंने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब जापान से भी बड़ी हो गई है। तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन हो गया है, भारत। पहले कौन था, जापान, अमेरिका, चीन और जर्मनी की इकोनॉमी ही भारत से आगे है। पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे जर्मनी और चौथे नंबर पे अब जापान की जगह भारत आ गया है। तो क्रम पूछा जा सकता है। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। असम का नागशंकर मंदिर अभी हाल ही में चर्चा में आया है, और चर्चा का विषय और कुछ नहीं, कछुए हैं। ठीक है, तो असम में विश्वनाथ जिले में नागशंकर मंदिर स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि नागशंकर मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ेगा असम में। असम के कहाँ पड़ेगा, विश्वनाथ जिले में। कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया है। तो किस मंदिर को कछुए के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया है, तो वो आपका हो जाएगा नागशंकर मंदिर। नाग नाम है, लेकिन मिल रहे हैं वहां पे कछुए। ठीक है, और कछुआ भगवान विष्णु के रूप में या उनके वाहन के रूप में पूजा होती है, तो इस वजह से भी एक चर्चा में है। और नागशंकर मंदिर में इनका आश्रय स्थल है, और TSA फाउंडेशन ने इस मंदिर को संरक्षण देने या इसका सहयोग करने के लिए बीड़ा उठाया है। तो जो मुख्य आपका बन रहा है वो ये बन रहा है क्वेश्चन कि असम में कछुओं के संरक्षण के लिए कौन सा मंदिर चर्चा में आया है, तो नागशंकर मंदिर। संरक्षण या सहयोग किसका मिल रहा है, तो TSA फाउंडेशन का। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। क्या प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो नहीं, ये क्या होगा, 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग ने वर्ष 2010 में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पास किया था, तब से ये मनाया जा रहा है।
और भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी ध्यान रखिएगा, ये पड़ता है आपका 29 जून को। ठीक है, तो भारत का जो सांख्यिकी दिवस है वो मनाया जाएगा 29 जून को, और जो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। और क्या हर वर्ष मनाया जाता है? तो नहीं, ये कितने वर्ष में मनाया जाएगा? 5 वर्ष में। और भारत में प्रशांत चंद्र महानवोलिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है ये। ठीक है, 29 जून को महानवोलिस का जन्म दिवस मनाया जाता है, उसी डेट को रखा गया है। और इनका जो पूरा नाम था वो याद रख लीजिएगा, प्रशांत चंद्र महानवोलिस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई है 1947 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो क्या क्या बन रहा है? एक तो बन रहा है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा 20 अक्टूबर को। ठीक है, दूसरा एक बार मनाया जाएगा कितने वर्ष में? तो 5 वर्ष याद रखिएगा। तीसरा, अगर भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाएगा? 29 जून को। और किसके जन्म शती पे मनाया जाएगा? तो प्रशांत चंद्र महानवोलिस, इनको याद रखिएगा। और स्थापना, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 को याद रखिएगा। और मुख्यालय भी आपको याद रखना है न्यूयॉर्क। ये सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आज के लिए इतनी ही। आप रोज इसी तरह से न्यूज पढ़ते रहिए, और एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपको करना क्या है कि रटना नहीं है, कई बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे आप पढ़ने जा रहे हैं तो तुरंत आप उसको एक बार सरसरी निगाह से देख के रख दीजिए, फिर जब आपको याद हो जाए तो आप सैटरडे नाइट को या मॉर्निंग को निकालिए, सरसरी निगाह से देख लीजिए। तो कब आपको याद हो जाएगा आपको खुद नहीं पता रहेगा, और यही पढ़ने का सही तरीका होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।